नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दी आलोचना के यूपीएससी रेडी समरी के इस क्लास में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025, जिसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, भारत के न्यूक्लियर पावर रेजीम में एक बुनियादी बदलाव लेकर आया है। यह कानून प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऑपरेशन में एंट्री देता है। वंस नोटिफाइड, यह कानून एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिप्लेस करेगा और इस बात को रीडिफाइन करेगा कि न्यूक्लियर प्लांट्स कौन बिल्ड और ऑपरेट कर सकता है, एक्सीडेंट लायबिलिटी कैसे तय होगी, सेफ्टी रेगुलेटर की क्या भूमिका होगी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन व कॉम्पनसेशन के मैकेनिज्म्स कैसे काम करेंगे। सेंटर का तर्क है कि ये रिफॉर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी के टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी है। शांति बिल के तहत अब पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकती है। इसके अलावा वे न्यूक्लियर फ्यूल, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी एक्टिविटीज में भी एंगेज कर सकती है, जो पहले एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। हालांकि इस सेक्टर को ओपन किया गया है, फिर भी सेफ्टी रेजीम काफी स्ट्रिक्ट रखा गया है। हर एंटिटी को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB से मैंडेटरी सेफ्टी ऑथराइजेशन लेना होगा। ये ऑथराइजेशन निम्न एक्टिविटीज के लिए जरूरी होगी: रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का मैन्युफैक्चर, पोजेशन और यूज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्पोजल, रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल, रेडिएशन फैसिलिटीज की एस्टैब्लिशमेंट, ऑपरेशन और डीकमीशनिंग। बिल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को एक्सप्लिसिटली अलाउ नहीं किया गया है। सेक्शन 3E के तहत एनी अदर पर्सन की पार्टिसिपेशन तभी संभव होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इसकी अनुमति दे। डिटेल्ड क्लैरिटी बाद में रूल्स के माध्यम से आने की उम्मीद है। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि यह व्यवस्था बिड के फॉरेन एक्विटी गाइडलाइंस के अनुरूप होगी, जो बाकी सेक्टर्स पर लागू होती है। कुछ क्रिटिकल और सेंसिटिव फंक्शंस अब भी एक्सक्लूसिवली सेंटर के कंट्रोल में रहेंगे, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का एनरिचमेंट और आइसोटॉपिक सेपरेशन, स्पेंट फ्यूल और हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट का रीप्रोसेसिंग और मैनेजमेंट, हैवी वाटर का प्रोडक्शन और अपग्रेडेशन। ऑपोजिशन ने बिल पर कई कॉन्सर्न्स उठाए हैं, खासकर न्यूक्लियर एक्सीडेंट की स्थिति में इक्विपमेंट सप्लायर्स की लायबिलिटी को डाइल्यूट किए जाने को लेकर। शांति बिल का एक सबसे कंट्रोवर्शियल बदलाव ऑपरेटर के राइट ऑफ रिकोर्स को कमजोर करना है। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट क्लैंडा 2010 के सेक्शन 17 के तहत अगर एक्सीडेंट डिफेक्टिव इक्विपमेंट, सबस्टैंडर्ड सर्विसेज या सप्लायर की नेग्लिजेंस से होता था तो ऑपरेटर सप्लायर से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता था। नई लॉ में अब केवल कॉन्ट्रैक्चुअल रिकोर्स अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पर दिया गया हो और पर्सनल क्रिमिनल लायबिलिटी अगर जानबूझकर न्यूक्लियर डैमेज पहुंचाने का इंटेंट हो को ही रिटेन किया गया है, लेकिन सप्लायर की फॉल्ट जैसे पैटेंट या लेटेंट डिफेक्ट्स वाली प्रोविजन को हटा दिया गया है। इससे इक्विपमेंट वेंडर्स को लॉन्ग टर्म और अनसर्टेन लायबिलिटी से काफी हद तक शील्ड मिल जाता है। शांति बिल ने पहले के फ्लैट लायबिलिटी कैप 1,500 करोड़ रुपए 10 मेगावाट थर्मल या उससे ऊपर के रिएक्टर्स के लिए को भी खत्म कर दिया है। अपग्रेडेड लायबिलिटी कैप्स लाई गई है, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के साइज और कैपेसिटी से जुड़ी होंगी। मकसद यह है कि अलग अलग प्लांट्स के रिस्क प्रोफाइल्स को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट किया जा सके। इंश्योरेंस या अन्य फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर्स पर लागू होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टॉलेशंस को इस रिक्वायरमेंट से छूट दी गई है। हालांकि लॉ सेंटर को यह पावर देता है कि वो न्यूक्लियर इंसिडेंट की स्थिति में कॉम्पेंसेशन के लिए एक न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड बना सके। बिल में एक 2-tier पेनल्टी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉनेटरी पेनल्टीज रिलेटिवली माइनर वायलेशंस के लिए, जो पहले के लॉज में नहीं थी, इम्प्रिजनमेंट गंभीर ऑफेंसेस के लिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी और डटरेंस सुनिश्चित हो। शांति बिल 2025 का एक और बेहद सेंसिटिव पहलू है इसका राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 को ओवरराइड करना। सेक्शन 39 के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो न्यूक्लियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की वाइड कैटेगरीज को रिस्ट्रिक्टेड घोषित कर सके। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल्स, प्लांट डिजाइन, ऑपरेशंस, साइटिंग और रेगुलेटरी सबमिशन से जुड़ी जानकारी शामिल है। वंस नोटिफाइड, ऐसी जानकारी RTI एक्ट से पूरी तरह एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 39 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग क्लॉज के साथ लागू होता है। RTI एक्ट पहले से ही नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स, कमर्शियल कॉन्फिडेंस और पर्सनल डेटा से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रोकने की अनुमति देता है, लेकिन ये एग्जेम्पशंस कंडीशनल होते हैं जस्टिफिकेशन, अपील और पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड सेक्शन 8(2) के साथ। सेक्शन 39 इन सेफगार्ड्स को पूरी तरह हटा देता है। यहां कोई बैलेंसिंग टेस्ट नहीं है, कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट रिव्यू की भी कोई गुंजाइश नहीं बचती। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सीक्रेसी बढ़ सकती है, अकाउंटेबिलिटी कमजोर होगी, विसल ब्लोइंग हतोत्साहित होगा और इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी सीमित हो जाएगी,
जो कि प्राइवेट प्लेयर्स के न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री के संदर्भ में और भी ज्यादा गंभीर मुद्दा बन जाता है।